हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अब हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। फिलहाल मैं जानता हूँ कि बहुत सारी स्टूडेंट हैं जो हमें रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल पर वीडियो लाइए। तो बिल्कुल हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए न्यूमेरिकल की क्लासेस के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का जो रासायनिक बलगतिकी है, इसका हम न्यूमेरिकल जानने वाले हैं। याद रखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कराएंगे। और मैं यही कहूंगा कि इसी टाइप के प्रश्नों को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और दूसरी बात, ये कई बार रिपीटेड हुए हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में चेंज करके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं, तीसरा चैप्टर है, इसका ये वन शॉट न्यूमेरिकल का वीडियो है। इससे पहले कि आपको 2 चैप्टरों का न्यूमेरिकल का वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की पढ़ाई आप कर सकते हैं। फिलहाल पहले ये तीसरा चैप्टर पढ़ ले, फिर से जाकर आप पहले और दूसरी क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एक तो हमें परिभाषा देना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के 400 के मतलब केल्विन है, ठीक है, तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.08 सेकेंड इनवर्स है, तो संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है जी। अच्छा, ये बता दूं आपसे कितने नंबर में पूछा गया है, तो ये आपके 5 मार्क्स में पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। अब चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। देखिए, कभी भी न्यूमेरिकल दे, सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल यदि एक बार पढ़ने में समझ में ना आया है, न्यूमेरिकल यदि एक बार पढ़ने में आपको समझ में ना आए, तो कम से कम उसे 2 से 3 बार न्यूमेरिकल को ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार आपको रिपीट करके पढ़ लेना है। दूसरा आपको हमेशा याद रखना है, जब 2-3 बार आप न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे ना, तो आपको अपना टारगेट पता चलेगा, आपको अपना जो लक्ष्य है ये पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया कि संकीर्ण ऊर्जा की गणना हमें करना है, मतलब संकीर्ण ऊर्जा जो EA है, जिसे हम संकीर्ण ऊर्जा को EA से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। वैसे ही आपको भी अपना लक्ष्य पता करना है। और तीसरी हमारी जो पॉइंट्स होती है कि जो इस प्रश्न में वैल्यू दिया गया है उसको आपको याद रखना है। जैसे वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे किसी अभिक्रिया के लिए यहाँ पे 400 केल्विन, यहाँ पे 600 केल्विन ये ताप का मान दिया है। जैसे यहाँ पे क्रमशः देखिए वेग स्थिरांक का मान इतना इतना दिया है। तो ये सभी क्या है, वैल्यू वाले पॉइंट्स है। तो जितने भी जो वैल्यू वाले पॉइंट्स है, जो मान है, उसको भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो मान है ना, उसको आपको दिया है कर वहीं से शुरुआत करके लिखना होता है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे ना। क्या हमने बताया, सबसे पहले न्यूमेरिकल जब प्रश्न पढ़ें तो 1-2 बार 3 बार आप पढ़ लें, ठीक है ना। यदि एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, 1-2 बार क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, हमारा लक्ष्य पता करना है कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सी चीजों के ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा, हमें यह पता करना है कि इस पॉइंट जो न्यूमेरिकल है इसमें कौन कौन से हमें वैल्यू दिए गए हैं, उसको हमें दिया है करके पहले लिखा जाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये हमारी जो 3 पॉइंट्स हैं इसको आप याद रखेंगे। चलिए जी, अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे हल। अच्छा, मैं यहां पे याद रखेंगे संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषा दीजिए, तो परिभाषित हम नहीं करेंगे यहाँ पे भैया। संकीर्ण ऊर्जा हमने पहले ही कवर करा दिया है, आप लिख लीजिएगा संकीर्ण ऊर्जा ब्रदर्स, वीडियो हमारी मिल जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल न्यूमेरिकल क्लास है तो न्यूमेरिकल हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है उसका मान हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ताप का मान दिया है, जो देखिए यहाँ पे 400 केल्विन ताप है और 600 केल्विन ताप है। तो यहाँ पे ताप का जो मान दिया है, ताप, तो एक तो ताप का मान दिया है 400 केल्विन, एक और ताप का जो मान दिया है वो कितना दिया है, T2 का 600 केल्विन, ये दिया है जी,
T1 और T2 मान लीजिए, इसको T1 इसको T2, तो ताप का मान हमने रख दिया। अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर कैसे आपको पता चला कि ये ताप का मान है? तो मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यू के बाद जो उसका मात्रक से हमें पता चलता है कि ये किसका क्या है, मान है। ठीक है ना, ज्यादातर ऐसे ही पता करते हैं। केल्विन किसका, ताप का ही ना मात्रक होता है जी, तो इसीलिए। ठीक है ना, तो कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतना और इतना है। तो वेग स्थिरांक का मान यहाँ पे दे दिया है। तो वेग स्थिरांक K1 का मान कितना है? K1 का मान ये हो जाएगा। अच्छा, याद रखेंगे ये K2 का मान हो जाएगा 0.08 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि Q1 Q2 कैसे आपको पता चला? तो देखिए कह रहा है ना कि वेग स्थिरांक क्रमशः का मतलब होता है कि T1 के लिए जो 400 केल्विन ताप है, इसके लिए जो वेग स्थिरांक है इतना है, और 600 केल्विन ताप के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना है। तो वही कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.08 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है ना, तो कह रहा है संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। अब हमें संकीर्ण ऊर्जा की गणना करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज न्यूमेरिकल में दिया था, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चीजें छूट रही हैं। न्यूमेरिकल में एक और पॉइंट्स दिया था, मैं आपको बता दूं। हाँ देखिए, ये लिखना मैं भूल गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। R का जो मान दिया था यहाँ पे, एक यहाँ पे R का मान दिया था, R का मान दिया था, कितना दिया है? ये न्यूमेरिकल में ही आपको दे देता है मान, ठीक है ना, 8.314 ठीक है ना, किलो जूल ठीक है जी, जूल किलो इनवर्स इनटू मोल इनवर्स। ये सभी प्रश्न जो है ना, ये पूछे गए प्रश्न है। एक और आपका log 4 का भी मान इसी क्वेश्चन में ही दिया गया है 0.60। ठीक है ना, ये आपका ये मान दिया है क्वेश्चन के अंतर में, मतलब क्वेश्चन के बाद आपको पोस्ट में ये वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक है ना, आप टेंशन ना लें, इस तरीके से वैल्यू आपको दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से एक और चीज, ये तो हमने, ये तो वेग स्थिरांक है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये तो ताप का मान हो गया, ये वेग स्थिरांक का मान हो गया। फिर से यहाँ पे जो R का मान यहाँ पे है वो कितना है? 8.314 जूल इनटू मोल इनवर्स। ठीक है, ये एक मान हमारा दे दिया है। अब फिर से एक और log 4 का मान इतना दिया है, ये आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले कि प्रश्न में जो दिया है इसका हमने इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद अब हमें सॉल्व करना है। अब किसका मान हमें चाहिए? संकीर्ण ऊर्जा की मान चाहिए। संकीर्ण ऊर्जा मतलब EA का हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, EA का हमें वैल्यू चाहिए। तो अब सिंपल सी है, हम इसमें एक फॉर्मूला जानते हैं। चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए जब फॉर्मूला ना पता हो तभी हमारे से न्यूमेरिकल नहीं लगता। तो चूंकि हम जानते हैं, अब चूंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि log K2 बाई K1 इक्वल टू EA और 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक संबंध होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है संकीर्ण ऊर्जा के लिए। इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लेंगे, ये संबंध है जी। ठीक है ना, याद रखेंगे वेग स्थिरांकों में और समय में क्या है? संबंध है ये, तो इसको आप याद रखेंगे। या वेग स्थिरांक या हम संकीर्ण ऊर्जा में भी संबंध कह सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ये याद रहेगा फॉर्मूला तभी आप निकाल पाएंगे। अब हमें EA का मान निकालना है इस फॉर्मूले की सहायता से। तो चलिए अब कैसे निकालते हैं ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है।
डरना नहीं है कि फॉर्मूला इतना बड़ा है तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। निकालते हैं जी। अब देखिए log है k2/k1। अब मान हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे log हमने लिख दिया। फिर से k2 का मान, अब देखिए k2 है तो देखिए यहाँ पे k1 है, यहाँ पे k2 का मान है कितना है 0.08 है। और k2/k1 का मान कितना है 0.02, ठीक है, इतना लिख दिया। इक्वल टू, तो इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे। फिर से EA का मान हमें ज्ञात करना है, तो EA हम इस तरीके से लिख देंगे, ये 2.303 R। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, R है तो R का भी तो मान यहाँ पे दिया है ना 8.314, तो ये हम R का भी मान यहाँ पे लिख देंगे। क्या हम लिखेंगे जी 8.314, ये हमने लिख दिया जी R का मान। उसके बाद ये कोष्ठ हम डालेंगे एक ठो, तो कोष्ठ हम यहाँ पे लगा देते हैं 1/T1। T1 का मान कितना है जी, T1 का मान है 400, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 400। और माइनस T2 का मान कितना है 600, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा ये साइड में दिखाई दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लूँ, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, उतना तो आप समझ रहे हैं, दिखाई दे ही रहा है। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा ये सोचिए कि देखिए ये अगर दशमलव है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 0.08 है, 0.02 है, यही ना है जी। अगर दोनों में हम ऊपर और नीचे 100 का गुणा भाग करा दें, दोनों हम करा सकते हैं, क्योंकि अब 100 से 100 काट देंगे तो फिर से यही वैल्यू आया। यदि हम कराते हैं तो ये ऊपर वाला 8 हो जाएगा, नीचे वाला 2 हो जाएगा, और 2 एकम में 2 चौको 8, मतलब 4 बार में कट जाएगा। तो सिंपल से यही है, 2 एकम में 2 और 2 चौको 8, मतलब 4/1, मतलब 4 ही ना जी। तो इसका मतलब इससे अगर हम इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ। तो हम इसको काट देते हैं, इससे ये वाला कट गया 4 बार में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। फिर से EA है तो हम EA लिख देंगे। अब देखिए अब सिंपल सा हम क्या है, इसका इससे हम गुणा करा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 दूना 16। अब फिर से ये भी सब गुणा आपस में कराएंगे, तो मैं एग्जैक्ट जो मान है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जब आप इन सभी का गुणा कराते हैं तो आपका आ जाएगा, आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, ठीक है ना, 19.147 आ जाएगा। आप गुणा करा कर देख सकते हैं इन दोनों का, 8 दूना 16, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो इतना आ जाएगा जी। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं देखिए गुणा मैं करा सकता हूँ यहाँ पे भी, पर कराऊंगा टाइम लगेगा, और हमें बहुत सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करना है, इसलिए आप गुणा करा लीजिएगा। बट हाँ, आपको मोबाइल से नहीं कराना है, आपको स्वयं करना है प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करे रहेंगे तभी जाकर वहाँ पे भी आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस यहाँ पे अगर नहीं करते हैं, मोबाइल से कर लेते हैं, तो आगे चल के आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि एग्जाम में तो मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा जी। समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए 400 और 600 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम लेने से अच्छा है, या तो 6 चौको 2400 हम एलसीएम, मतलब या हम ऐसे एलसीएम अगर हम ज़्यादा बड़ा मान हो ना, तो हम दोनों का गुणा आपस में करा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हमने गुणा करा दिया, ठीक है। अब देखिए 400 से 400 कट जाएगा, तो ये 600 जाके 1 में गुणा कराएगा, तो ये 600 हो जाएगा, और माइनस 600 से 600 कट गया, तो ये 400 ऊपर जाकर गुणा कराएगा, तो 400 एकम में 400 हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हैं, ये गुणा भाग है, इतना तो आता ही होगा। अब log 4 का मान अगर आप देखें तो 0 पॉइंट कितना है जी, ये क्वेश्चन में दिया है 0.60, ये है जी। फिर से ये EA है, और ये कितना है 19,147 है, तो ये हमने लिख दिया। फिर से ये देखिए 600 में से 400 चला गया, तो 200 बचेगा। और ये अगर आपस में गुणा कराता है तो देखिए 6 चौको 24,
तो 24 तो ये हो गया, दो दो 4 गो जीरो है तो 4 गो हम जीरो लगा देंगे, ये हमने लगा दिया जी। इतना समझ के होंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे ऊपर 2 बचा है, नीचे बचा है 2400। तो बताइए दो एक कम में 2 और 2 12 बार में ये 24 कट जाएगा, 12 दूना 24 होता है ना। तो 2 बार में ये 2 एकम में 2 और 2 12 में 12 मतलब अरे 2 10 में 20 होता है, और 2 11 22 और 2 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 12 बार में कट जाएगा। और ये जीरो बचा है तो ये 2 जीरो बचा है तो ये 2 जीरो। मतलब सिंपल सा 200 से अगर हम भाग देते हैं 24,000 में तो 1200 बार में कट जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा 0.60, इतना आ गया जी। अब बात को यहाँ पे समझेंगे, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, ये ई ए है तो ई ए हमने लिख दिया, और नीचे क्या बचा है इतना है और ये 1200। तो अगर हम इसको देखें तो ये 19,147 अगुड़े 1200, इतना ही ना बचा जी, इतना बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये सभी इधर भाग में इधर आएंगे तो गुणा करा लेंगे गुणा इधर आएंगे तो सिंपल सा इधर हम लाते हैं और इन सभी को हम गुणा आपस में करा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन सभी को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर केवल ये सभी इधर आकर इसमें गुणा कराएंगे, क्योंकि भाग में इधर आएंगे तो गुणा कराएंगे। तो ई ए का जो मान आएगा ना, ई ए का वो कितना आएगा 0.60, और ये सभी आकर इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा करा देते हैं 19,447 और 1200। अब देखिए अब ये चारों आपस में गुणा करेंगे ना तो एग्जैक्ट जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 13.786, ये आपका वैल्यू आ जाएगा जी। देखिए आपको गुणा भाग ये सब कुछ आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे। ये तो मैं आपको डायरेक्ट अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, हमने गुणा कराया हुआ है तो इसको डायरेक्ट हमने बता दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे गुणा कराने लगूँ तो भैया ये क्वेश्चन में ही आधा घंटा चला जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा ना। इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये हमने ऐसे ही बता दिया। पर फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आपको ये सभी गुणा भाग आपको कराने आना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतना मैं आशा करता हूँ याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बता दूं एक और बात, ठीक है ना, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको किलो जूल मोल इनवर्स में मान दिया है। अगर आप गुणा कराएंगे ना, ये सभी आपस में गुणा कराएंगे तो ये दशमलव कुछ इधर आएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको गुणा कराते हैं, एग्जैक्ट में मान बता दूं क्या, मतलब ये जूल मोल इनवर्स होगा, बट फिर से हमने इसको किलो में चेंज कर लिया तब इतना वैल्यू आया है, ठीक है ना। अगर आप केवल जूल मोल में भी लिखना चाहें तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका वही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। ठीक है, 13,785.84 जूल मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना, 13,785, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, 13,785.84 और जूल मोल इनवर्स आ जाएगा। ये इतना अगर आप गुणा करा रहे हैं इतना आ रहा होगा ना तो कंफर्म आपका सही है। इसी को केवल क्या किया गया है, किलो में चेंज करने के लिए ये दशमलव को 3 अंक इधर भेज दिया गया है, तो वही 13.7। देखिए ये 5 से अधिक है ना तो वही एक इसमें ऐड हो गया है तो 786 हमने कर दिया है, और यही किलो जूल मोल इनवर्स में चेंज हो गया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी, मैं आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल है तो भैया हार्ड तो होगा ना, ठीक है। तो ये सभी न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे जी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट
अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अब देखिए इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ना, लगभग बार ये पूछा गया है। इस टाइप के बहुत सारे, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है। समझे, कह रहा है ना कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना है, 60 मिनट है। तो कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% क्या होगा, भाग पूर्ण हो जाएगा। मतलब एक अभिक्रिया है तो उसका अर्ध आयु काल है, मतलब उसका आधा पूरा 60 मिनट में होता है। तो कितने मिनट में वो अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, वैल्यू जान लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको हल करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो अर्ध आयु काल का मान हमें दिया है, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं अर्ध आयु काल, जिसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्ध आयु काल का मान कितना दिया है, 60 मिनट दिया है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया का कितना 90% भाग पूर्ण होने में लगा समय। तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितना समय लगा होगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल एक आपको याद रखना है कि अर्ध आयु काल का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, अर्ध आयु काल का मान दिया है तो इससे हम वेग स्थिरांक के का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई टी हाफ। ये हमारा एक क्या होता है, वेग स्थिरांक का ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर हम लगा देते हैं जी। देखिए अगर इस पर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ गया, 0.693 आ गया, और टी हाफ का मान कितना दिया है, 60 मिनट दिया है। यही ना दिया जी, 60 मिनट आपका दे दिया है। अब सिंपल सा अगर हम इसको भाग देते हैं, 60 में अगर इसका भाग देंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो याद रखेंगे कितना आ जाएगा जी, के का जो मान आ जाएगा 0.01155 मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप याद रख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो के का मान आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ये के किसका मान है, वेग स्थिरांक का ही मान है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, वेग स्थिरांक का मान है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये किसका, वेग स्थिरांक का मान है 0.01155 मिनट इनवर्स। तो वेग स्थिरांक का तो मान हो गया। अब आता है, सबसे पहले हमने इतना कर लिया, तो जैसे ही वेग स्थिरांक का मान ज्ञात हुआ तो हमें ये ज्ञात करना है कि कितने समय में, मतलब कितने समय में अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। तो वो भी हम देख लेते हैं जी। ठीक है ना, देखिए तो कितना प्रतिशत, एक फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने सिद्ध भी किया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक का एक फॉर्मूला होता है जो है k = 2.303 टी हाफ log 10 a/a-x। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे k = 2.303 बाई टी हाफ log 10 a/a-x, जहाँ पे ये टी हाफ क्या है, अर्ध आयु काल का मान है। सॉरी, यहाँ पे ये टी हाफ जो है ना, यहाँ पे टी हाफ के मतलब क्या है कि ये अर्ध आयु काल, अगर ये टी हाफ के लिए फॉर्मूला है, पर हमें यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे टी हम हाफ नहीं लिखेंगे, ओनली ये टी हम लिखेंगे। क्यों,
क्योंकि हमें यहीं से हमें निकालना है। ये t क्या है, समय है, ठीक है ना, यहाँ पे t क्या है, समय है। हाँ, इसी का मान हमें निकालना है कि कितने समय में जो अभिक्रिया है 90% भाग पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। ये क्या है, ए है, मतलब पदार्थों की, अभिकारकों की हम कह सकते हैं, या पदार्थों की मात्रा है, और x क्या है, वियोजन की मात्रा है। अब देखिए अगर मान हम रखें इस पर तो समझिएगा k है, k का मान कितना दिया है जी, 0.01155, ये k का मान है। यहाँ पे 2.303 है। ये t क्या है, t है समय। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि हमें कितना याद करना है कि कितने समय में 90% भाग अभिक्रिया की पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे 90% भाग के लिए हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। 90% के लिए हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम 90% भाग अब जो क्या है अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय है वो हमने इस तरीके से दर्शा दिया। फिर से log, ये 10 है तो log 10 हमने इस तरीके से लिख दिया। a है, a क्या है, वियोजन के मतलब क्या है, पदार्थों की मात्रा। तो देखिए इसमें कहीं पदार्थ हमें दिया है, अब कोई भी अभिक्रिया चल रही है तो पदार्थ तो होगा ही, बिल्कुल होगा। तो देखिए यदि देखिए कहीं भी अगर पदार्थों की मात्रा अगर दिया हो तो अगर दशमलव में दिया है तो उसको हम 1 मानेंगे, ठीक है ना। जैसे 0 किसी भी वियोजन की मात्रा 0.08 दे दे, 0.02 दे दे, तो उस तरीके से हम वियोजन की मात्रा को मतलब a के मान को 1 मानेंगे। या अदरवाइज अगर पॉइंट में या मान ही न दे तो हम उस समय पर वियोजन की मात्रा को मतलब a के मान को 100 मानते हैं, ठीक है ना। कि मान लेते हैं 100 है, ठीक है ना, वियोजन मतलब पदार्थों की कुल मात्रा 100 है। तो उसी तरीके से इसका मान हम 100 लिख देंगे। ए है फिर से, तो यहाँ पे भी हम 100 रखेंगे, ठीक है ना। x क्या है, वियोजन की मात्रा। तो ये बताइए कि कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। मान लेते हैं 100 है, 100% मतलब मान लेते हैं पदार्थ है, तो उसमें से 90% भाग कब मतलब पूर्ण हो जाएगा। तो 90% वियोजन की मात्रा ही तो हो गया ना। तो 90% 100 है टोटल, तो उसका 90% कितना होगा, 90 होगा ना। तो वही 90 हम इसमें घटा देंगे, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब 0.01155, ठीक है ना, इस पर और हम प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएंगे, ठीक है। अब इसका मैं मान रखता हूं, तो ये क्या है 2.303 t 90% ऐसे हमने लिख दिया log 10। ये क्या है 100 अब बाई 10 हो जाएगा, यही ना होगा जी। 100 में से 90 गया तो 10 ही ना बचा। तो ये हमने लिख दिया 0.01155 हमने लिख दिया। अच्छा एक और बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, छोड़िए ऐसे नहीं करते। अच्छा ये सोचिए ये t 90 है, 90% है, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, और ये वाला इधर गुणा है इधर आ जाएगा तो भाग करा देगा। तो हम दोनों का स्थान को अदल बदल कर सकते हैं, तो बदल देते हैं जी। तो इसको t 90% हम लिख देते हैं, ये इसके जगह पर ये वाला चला गया, ये इसके जगह पर आ जाएगा। तो 2.303, ये क्या आ जाएगा 0.01155 ये हो जाएगा, और ये log 10 हो जाएगा। और 10 दहाका 100 10 बार में चला गया ना, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बात आप याद रखेंगे, ये 90% भाग अभिक्रिया के 90% भाग पूर्ण होने में लगा समय का मान है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप समझिएगा ये 2.303 बाय 0.01155 और log 10 बेस का मान मतलब log 10 का मान जो होता है ना, ये log 10 इंटू 10 ये जो लिखा गया है उसका कोई वो नहीं, ये log 10 का ही मान है। तो log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अगर इसमें गुणा कराएगा तो सेम टू सेम वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जी, ठीक है ना, नहीं होंगे वैल्यू में कोई भी चेंजेस। तो ये अगर इसमें गुणा करा लेता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बट इसका जब ये इसमें भाग देगा तो आप याद रखेंगे वो कितना आ जाएगा 199.39। ये क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना
199.39 मिनट इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग देकर इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ये एक जो स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है ना, याद रखेंगे। देखिए अर्ध आयु काल का हमें मान दिया था, तो अर्ध आयु काल किसी भी अभिक्रिया में दें तो उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए उससे हम वेग स्थिरांक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखें है ना, अर्ध आयु काल का मान दिया था तो वेग स्थिरांक मतलब के का मान हम ज्ञात कर लिए, और के का मान ज्ञात कर लिए तो उस तरीके से अगर कह दे कि कितने समय में अभिक्रिया 60% पूर्ण होती है, 80% पूर्ण होती है या 20% पूर्ण होती है, तो केवल यहाँ पे T20 हम लिख देंगे। यहाँ पे टी जैसे T90 यहाँ पे लिखा था, 90% का आता, तो अगर 20 कहेगा तो 20 लिख देंगे, 30 कहेगा तो 30 कर देंगे। परंतु एक बात याद रखेंगे, यहाँ लिखने से नहीं होगा। यहाँ पे जो ए का मान तो 100 लिखेंगे, ए का मान यहाँ पे 100 रखेंगे। अगर 20% कहा तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, 30% कहा तो 30 लिखेंगे। जैसे 90% कहा है तो यहाँ पे हमने 90 लिखा है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे, उसी टाइप का ये न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको इसके लिए टाइम देता हूं कि आप इसको करिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। बताइए आप इसको कर पाएंगे या नहीं। ये जस्ट आपके लिए मैं 2 मिनट इसके लिए टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट सॉरी, बहुत वीडियो को रोककर आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वो 50 सेकेंड में पदार्थों की जो सांद्रता है, पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। मतलब जितना पदार्थ है उसकी जो सांद्रता है वो आधी हो जाती है। 100 है तो 50 हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 50 सेकेंड में जो आधी हो जा रही है अभिक्रिया, तो हमें वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, देखिए अगर सॉल्व कर पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो देखिए ये कह रहा है कि 50 सेकेंड में ना जो पदार्थों की सांद्रता है, मान लेते हैं पदार्थों की सांद्रता मतलब क्या, पदार्थों की मात्रा अगर 100% है तो 100% है ना, तो कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता पहले 100 थी तो उससे आधी हो गई है। इसका मतलब 50 खत्म हो चुका है, 50 है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं ना कि अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया हो गई है, अर्ध अभिक्रिया। तो अर्ध अभिक्रिया होने में समय कितना लग रहा है, 50 सेकेंड लग रहा है। तो वास्तव में ये 50 सेकेंड किसका मान है, अर्ध आयु काल का मान है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है। अब क्या दिया है जी, दिया है कि अर्ध आयु काल का मान अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो T½ है, इसका मान दिया है कितना, 50 सेकेंड। ये हमारा दे दिया है जी। हमसे कह रहे हैं वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है जी, वेग स्थिरांक K = 0.693/T½ यही होता है जी। सिंपल सा मान रखेंगे अगर तो K का मान कितना आ जाएगा, 0.693 और T½ के जगह पर 50 हम रख देंगे। इतना हो गया जी, 50 हमने रख दिया। तो अब बात को समझिएगा। अब हम भाग दे देते हैं, एक काम करते हैं हम, ठीक है ना। काम क्या करते हैं ध्यान समझेंगे, ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा करा देते हैं। आप चाहें तो इससे भाग दे सकते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं जिससे भाग देने में भी आसानी हो, या आप भाग यहीं पर देकर आप करेक्ट मान जो होता है इक्वल लिख सकते हैं। बट अगर 10 का हम इधर गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये दशमलव जो है ना एक इधर आ जाएगा, तो 6.93 हो जाएगा ये ऊपर वाला। ये देखेंगे तो ये 50 है और 10 गुणा करेगा तो 50 में 10 का गुणा होगा तो 500 हो जाएगा। तो 500 को चाहें तो 5 × 10⁻² भी हम लिख सकते हैं। बात आप समझ रहे हैं।
500 होगा, 50 में 10 का गुणा करेंगे तो 500 होगा। 500 को हम 5 गुणे 10 के पावर 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100 है, 10 के पावर 2 का मतलब 100 है, तो 100 अगर 5 में गुणा होगा तो 500 हो जाएगा। तो वही बात है जी, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। अब हम देखेंगे कि ये जो 10 टू द पावर माइनस जो 10 टू द पावर 2 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो k का मान जो आया 6.93 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे क्या बचा, 5 बचा। अब आपको 5 से 6.93 में भाग देना आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 कम में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो करेक्ट मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, ये आपको याद रखेंगे कि k = 1.38 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा जी। इतना आपका आंसर आ जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वेग स्थिरांक का इतना मान आप याद रखेंगे, ठीक है। 1.38 इंटू 10 टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स ये आपका हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए नॉर्मल सा है, एक छोटा सा ये क्वेश्चन था, बट आपको ये देखना है ना कि क्या आप इस प्रश्न को कर पाते हैं। छोटा सा ही आंसर है, बट क्या आप कर पाएंगे इसको। ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बट क्या आप इसको कर पाते हैं। कर पाते हैं तब उसका वैल्यू है, और नहीं कर पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। आप कहेंगे कि हम कर दिए होते, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख लेंगे अभी। वेग स्थिरांक k = 0.693/t², ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए उसी टाइप का ये भी है, थोड़ा सा अब अंतर कर दिए हैं हम इसमें। अब देखिए आपको ये कर पाते हैं या नहीं। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान इतना दिया है, सेकेंड इनवर्स पाया गया, तो इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाने वाला है भैया, नंबर ज़्यादा मिलने का, तो देखिए ये घुमा रहा है। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तो हमें इतना दे दिया, ठीक है ना। कह रहा है कि इसकी मतलब अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया उसी को इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। मतलब अभिक्रिया की 3/4 करने में जो आयु लगा है, मतलब समय लगा है, उसकी हमें गणना करना है, और log 2 का मान हमें इतना दे दिया है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो सिंपल सा हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है, अब क्या क्या दिया है जी, तो वही हम सबसे पहले लिख देते हैं। वेग स्थिरांक का मान दिया है, वेग स्थिरांक k का मान दिया है 2.54 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा सबसे पहले वेग स्थिरांक का मान हमें दे दिया है। अब सिंपल सा वेग स्थिरांक का हमें मान दिया, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। अच्छा, एक हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या हम जानते हैं? वेग स्थिरांक का ही हम एक फॉर्मूला जानते हैं। वेग स्थिरांक के का हम फॉर्मूला जानते हैं 2.303/t½ log 10 और a/a-x। ये हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया है, वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूले को भी आपको याद रख लेना है। बताइए याद है ये फॉर्मूला ना? याद होनी चाहिए। तो ये हमने फॉर्मूला बताया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये क्या है, टोटल जो अभिक्रिया है वो है ये, ठीक है ना। अभिकारकों की हम मात्रा कह सकते हैं। अभिकारकों की ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये अंतिम सांद्रता है। मतलब ये ए है, वो मान लेते हैं वो 100, हमने कहा ना कि अगर वैल्यू ना दिया हो तो 100 हम रखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर आप समझें तो यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया के 3/4 आयु की गणना करना है। तो यदि हम इसकी मान निकालें तो
सिंपल सा अगर हम निकालें तो अभिक्रिया की तो प्रारंभिक सांद्रता वो हो जाएगी, अभिक्रिया की तो ये प्रारंभिक सांद्रता ए हो जाएगी, पर जो अंतिम सांद्रता है, ठीक है ना, मतलब चूंकि ये थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, मतलब अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता मतलब प्रारंभिक जो मात्रा है वो क्या है, ए है इस फॉर्मूले के अनुसार। तो अंतिम जो सांद्रता होगी, अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता को हम a-x से दर्शाते हैं, यही ना दर्शाते हैं जी, बट इससे तो हम दर्शाते हैं, बट यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया मतलब कह रहा है कि इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। मतलब अभिक्रिया का अगर 3/4 भाग अगर उसमें क्या है, मतलब 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। आयु मतलब समय ही ना होता है जी, तो 3/4, तो देखिए ये तो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, ए माइनस अब 3/4, तो इसी का x का ही ना 3/4 जी, तो 3/4 मतलब ये जो है टोटल इसका 3/4, तो हम 3/4 कैसे निकाल लेंगे, 3a/4 कर देंगे, मतलब a का ही 3/4 हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। तो ये अभिक्रिया की जो अंतिम सांद्रता है a-x, उसकी जगह पर a-3/4a हम लिखेंगे इस तरीके से कि जो a है प्रारंभिक जो सांद्रता उसी का ना 3/4, तो ये 3/4 हमने लिख दिया है, 3/4। तो अब देखिए, अब वैल्यू हम जब इस पर पुटअप करेंगे, रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो वेग स्थिरांक k, तो देखिए अच्छा हाँ, वेग स्थिरांक k का तो मान यहाँ पे दिया है, तो चलिए मैं मान सीधा पुटअप करते ही चलता हूँ, ठीक है ना। k का मान कितना दिया है जी, 2.54 इंटू 10⁻³ ये दिया है जी k का मान। फिर से अच्छा एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि देखिए, चलिए कोई नहीं, आगे हम कर देंगे 2.303 बाई t½ ये log 10 हो जाएगा। ये a है तो a को तो हम a लिख देंगे, प्रारंभिक सांद्रता है, तो अंतिम सांद्रता जो है वो क्या हो जाएगा, 3/4 ना, तो a/3/4a ये इतना हो जाएगा। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके मैं बताता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, और ये गुणा में होगा तो ये आकर इधर भाग करा देगा। मतलब सिंपल वे में कहे ना, तो इसको हम इसके जगह पर रख सकते हैं और इसके जगह पर इसको हम रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब ये जो स्थान है हम इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो t½ का जो मान यहाँ पे निकलेगा ना, t½ ठीक है ना, तो यहाँ पे अब t½ अपना लिखें, ठीक है ना, क्योंकि ये हम समय ज्ञात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, तो t हम ½ नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे t½ हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभिक्रिया की 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 3/4 हम लिख सकते हैं या ओनली t लिख सकते हैं। तो t=, अब आप ध्यान से समझेंगे, t=, ये इसको हमने इधर भेज दिया और ये 2.303 है, और t के जगह पर ये आ जाएगा टोटल, तो ये 2.54 इंटू 10⁻³ है, तो ये हमने टोटल इसको यहाँ तक लिख दिया, ये हमने लिख दिया जी। उसके बाद log है, तो log हमने लिख दिया, log 10 आप लिख सकते हैं या ओनली log भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए ये a है, और ये देखिए नीचे वाला थोड़ा सा मैं सॉल्व यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये है a-3a/4 यही है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो नीचे 1 मान सकते हैं, अगर इसका लॉसा ले तो 4 हो जाएगा, तो 1 4 4 और 4a में गुणा करेगा तो 4a हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कट गया तो 3a हो गया, होगा ना, और 4a में से 3a चला गया तो 1a बचेगा, तो a लिख दिया, और नीचे 4 है तो 4 हमने लिख दिया। तो इसका टोटल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को तो क्या आ जाएगा, a/4 आ जाएगा, आएगा ना। तो आप समझिए ऊपर a है, ये ऊपर a है, तो यहाँ पे हम a लिख देते हैं,
ये नीचे अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 4a/4 आ जाएगा। तो a/4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, a/4 हमने लिख दिया, तो इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। कैसे लिखा है वो आप समझ ही गए होंगे। अब क्या हुआ कि t इक्वल टू ये 2.303/2.54 इंटू 10⁻³ log 10। आप समझिएगा, ये 4 चला जाएगा सीधा a में गुणा करा देगा, तो 4a हो जाएगा बाई a हो गया, 4a/a हो जाएगा। अब इस a से एक कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, t इक्वल टू, ठीक है ना, t इक्वल टू 2.303/2.54 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग, ये 10 है ना, ये बेस में है, लॉग मतलब केवल हम कह सकते हैं log 4 हो गया। अब देखिए log यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो log 2 का मान ये दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये log 2 का मान दिया है और log हमारे पास 4 आ रहा है ना, तो ये 10 का ध्यान नहीं देना है, ये log 4 ही है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। log 4 लिखे या log 10 इंटू log 4, मतलब जो 4 होता है इस तरीके से लिखे, दोनों बात एक ही। log 2 का मान इतना दिया है 0.301, तो इसी का ना डबल log 4 हो जाएगा। जैसे log 4 हम करेंगे तो इसका डबल, तो log 4 का जो मान होता है मैं आपको बता दूं, वो कितना होता है, 0.602 होता है। ये log 4 का मान होता है, आप इसको मान को याद रखेंगे, 0.602 होता है, ठीक है ना। ये log 1, log 2, log 3, log 10 तक आपको कम से कम मान याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका कर्तव्य है, इसको आप कर लेंगे, और जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2.303/2.54 इंटू 10⁻³ इसका मान जो होता है वो कितना हो जाएगा जी, तो इसका जो मान आएगा ये ऊपर वाले में नहीं, इसमें न गुणा कराएगा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0.0602 हो जाएगा। तो इतना हमने लिख दिया। अब देखिए, आप कुछ नहीं आप करेंगे, इसका आप इसमें गुणा कराएंगे। अब फिर से ये देखिए, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो अगर मैं इसको भी ऊपर लेके चलूँ तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 2.303, आइए 0.062, आइए 10⁻³ ऊपर चला गया तो 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2.54 हो जाएगा। इतना हो जाएंगे। अब सिंपल सा अगर हम इसको पूरी तरीके से गुणा कराकर फिर से हम भाग कराकर आपस में इसको क्लियर करते हैं, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा 545, ठीक है ना, 545। (545.84 है ना, 545.84, ये हमारा टोटल करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। इसको आप याद रखेंगे, 545.84 आपका आंसर आ जाएगा। किसका, ये आपका समय का, मतलब जो 3/4 आयु, मतलब 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय का मान है 545.84, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो आता है जी, ठीक है ना। ये सेकेंड हमारा हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये गुणा आप आपस में करा लेंगे, ठीक है ना, उससे कोई बात नहीं है। पहले आप इसका गुणा इसमें करा लेंगे और उसके बाद ये 10⁻³ है, तो ये 10⁻³ का मतलब 1000 है, तो 1000 का फिर से गुणा करा लेंगे।
ठीक है ना। अगर 1000 का इसमें गुणा कराएंगे सिंपल सा, तो ये 2303 हो जाएगा, और 2303 में 0.602 से आप गुणा करा कर देख लेंगे, तब ये गुणा आप करा सकते हैं ना, क्लास 12th में है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, फटाफट आप ले लीजिए, ठीक है। गुणा भाग तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। आप इस पे लिए भी आप कहेंगे कि नहीं आप गुणा भाग भी आप यहाँ पे कराइए, तो भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतना पॉसिबल नहीं है ना। अभी आप देख रहे हैं चौथे या 5वें क्वेश्चन पे अभी हम आ रहे हैं, तब तक अब 1 घंटे आपके होने वाले हैं, तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं बहुत ही तेज़ी से चल रहा हूँ अपने हिसाब से, नहीं तो और मैं स्लो पढ़ाता हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये सब कुछ बताया जाए, अच्छे से समझ में भी आ जाए। अब देखिए अंतिम, देखिए उसी टाइप के ये भी हमारा प्रश्न है। क्यों हम इस टाइप के प्रश्नों को बता रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर से ना लगभग मैं कह सकता हूँ 80%, 80% ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। कह रहे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, मतलब आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो 10 मिनट में पूर्ण होने का मतलब है आधा अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 10 मिनट है। मतलब ये 10 मिनट किसका मान है? अर्ध आयु काल का मान है। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय। अब बताइए इसको कर पाएंगे या नहीं? अरे भैया बिल्कुल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखिए ये एक हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल कराया था। देखिए यहाँ पे भी कह रहा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट दिया है, उसमें 10 मिनट दिया है। तो कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, और उसमें कह रहा है कि 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय। तो सिंपल सा हम ऐसे ही ना निकालेंगे ना, इसी स्टेप से। पहले हम अर्धायु वेग स्थिरांक का मान अर्धायु काल से निकाल लेंगे, फिर से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इतना रखेंगे, और केवल यहाँ पे 80 रखकर मान पुटअप करते हुए सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। बताइए इसको कर पाएंगे या नहीं, कि कराना पड़ेगा? चलिए मैं फिर भी करा दे रहा हूँ, बट मैं कहूँगा वीडियो को रोक कर थोड़ा सा 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए कि आप कर पाते हैं या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार आपने किया है ना। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या दिया है? अभिक्रिया का अर्धायु काल का मान दिया है। अर्ध आयु काल जो टी हाफ है उसका मान दिया है। कितना दिया है जी? 10 मिनट दिया है, ठीक है जी। तो अर्ध आयु काल का मान 10 मिनट हमें दे दिया है, और यहाँ पे हमें वेग, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वेग स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक के इक्वल टू क्या आ जाता है? 0.693 बाई टी हाफ आ जाता है। अब इसका मान हम रख देते हैं जी, तो के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ के जगह पर 10 मिनट हम रख देंगे। अब इसको हम सिंपल सा आप 10 इसका हम क्या करा देख सकते हैं? इसको भाग करा सकते हैं, ठीक है ना। इसका हम भाग भी करा सकते हैं, या हम सिंपल सा चाहें तो 10 का ऊपर और 10 का नीचे हम गुणा करा लेते हैं। तो कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6.93 हो जाएगा। और ये अगर 10 का इसमें हम गुणा कराते हैं तो ये 10 के पावर 2 हो जाएगा। इस पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, इस पर भी कुछ नहीं है 1, तो 10 टू द पावर, अब 1 1 2 होता है, 10 टू द पावर 2 हो गया। अब हम इसको चाहें तो हम ये इतना या तो हम ऐसे लिख दें, या तो हम इसे लिख दें, ठीक है ना, या ठीक है ना, ये हमारा ऐसे हम लिख दें सेकेंड इनवर्स, या हम इसका वेग स्थिरांक को हम लिखना चाहें तो 6.93, और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो -2 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारा वेग स्थिरांक का ही मान है। जिस तरीके से हमें आगे काम पड़ेगा उस तरीके से हम ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे आसान पड़ेगा तो ये लेंगे, तब भी ऐसे आसान पड़ेगा तो ये ले लेंगे, आवश्यकता अनुसार कर लेंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने वेग स्थिरांक का मान ज्ञात किया। अब हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो वो होता है k इक्वल टू 2.303 बाई टी और log 10 आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, a बाई a माइनस एक्स, यही ना होता है जी। तो ये हमने लिख दिया। अब सॉल्व इसको हम कर लेते हैं। तो k इक्वल टू, देखिए अभी से ही हम इसका मान हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय ना, तो यहाँ पे हम 80% ऐसे हम लिख देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये t किसका मान है? 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय है। तो हम देखिए इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे पक्षांतर कर लिए क्योंकि इसी का मान हमें चाहिए। तो ये 2.303 हो गया। अब k का जो मान है जो यहाँ पे रखेंगे वो कितना आ जाएगा? कैसे हम लिख दें? ऐसे लिख दें या ऐसे? चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 है, ऐसे हमने लिख दिया इस तरीके से। के का मान है ये पक्षांतर हमने केवल इन दोनों का कर दिया है। उसके बाद ये लॉग हो जाएगा। ए है तो ए को तो हम कोई भी अभिक्रिया है ए का मान हम क्या लेंगे? 100 लेंगे, क्योंकि अगर ना पता है, इसमें मान तो दिया नहीं है कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता या मात्रा 100 है, ठीक है ना। अंतिम सांद्रता तो जितना वियोजित हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय, तो 80% हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ये है तो 100 माइनस 80 हम कर देंगे, ऐसे ही हम कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2.303 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। लॉग ये क्या हो जाएगा? 100 बाई 20, तो 20 पचे 100, 20 पचे 100, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 2.303 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 और लॉग क्या आ जाएगा? लॉग 5 आ जाएगा, 20 पचे 100। और लॉग 5 का कितना मान होता है जी? लॉग 5 का मान जो होता है वो कितना होता है? 0.330 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2। इसका मान होता है 0.69, ठीक है ना। अदर और भी आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0.6990 इतना आप करेक्ट मतलब ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। log 5 का मान इतना होता है, आप लिख लीजिए साइड में। log 4 का भी मान, log 2 का मान, log 1 का मान, log 5 का मान, ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये तो हम किताब से अभी आपको लिख कर बता दिए, बट जितने जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, तो इतना उनको पता होनी चाहिए। log 10 तक आप याद रखेंगे, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5। नहीं पता है तो अभी जाइए गूगल से भी सर्च मारकर आप लिख लीजिए। अब देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए अगर आप इसको करना चाहें तो देखिए, ये सबसे पहले इसका आप इसमें गुणा करा लेंगे, इसका इसमें आप गुणा करा लेंगे। ये 10 टू द पावर -2 है, इसको ऊपर ले चले जाएंगे और उसके बाद इससे आप भाग दे देंगे, तो करेक्ट आपका जो वैल्यू आएगा, अगर मैं इसको करूँ, ये 10 टू द पावर -2 है ना, ऊपर अगर हम भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा? t 80% इक्वल टू, ये अगर ऊपर चला गया तो ये 2.303 है, ठीक है ना। और ये 10 टू द पावर 2 अगर ऊपर चला गया तो ये 10 टू द पावर -2 है, नीचे ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 है, तो 100 और ये कितना है जी? 0.6990, यही है ना जी। कहाँ चला गया भैया? ये आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं। अच्छा, मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये था, चलिए इधर वाला दिखाई दे रहा है या नहीं, पर इतना आप समझ जाइए कि ये जो 10 टू पावर -2 है, अगर इसमें ऊपर चला गया
तो ये 100 है, 100 में अगर इसका गुणा कराएंगे ना, ये 2.303 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 230.3 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये टोटल अगर हम कहें ये ऊपर चला गया तो अब 230.3 आ जाएगा, और 230.3 में आप इसका गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो सीधा अगर हम डायरेक्ट लिखें तो कितना आप लिख सकते हैं, 200, इसको 230 आप लिख सकते हैं, इसको 230.3 अगुणे 0.6990 इतना लिख देंगे, और नीचे केवल 6.93 बचा, 6.93 इतना हम लिख देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका आप इसमें गुणा करा लेंगे, और जितना आएगा वैल्यू उससे आप नीचे वाले से भाग दे देंगे, तो आपका जो करेक्ट जो मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप गुणा अगर करा कर देखते हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप गुणा भी करा लेंगे ना तो वो कितना आ जाएगा, वो 160, ठीक है ना। ये अगर आप इसमें गुणा भी करा लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 160.9797 आ जाएगा, और बटे 6.93 हो जाएगा T18 का मान, इतना आपका हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब फिर से आप इसका भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ गया, और इसका भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2319 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है ना। 2319 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय कितना हो जाएगा, 23.19 मिनट, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, तो ये आप याद रखेंगे, ऐसा हमारा आंसर आता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले कि आपको स्टेप पता होनी चाहिए कि इस टाइप के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या ज्ञात करना है, फिर से किस फॉर्मूले पर रखेंगे तो आपको आएगा। तो 2 फेमस फार्मूले हैं इसको आपको तैयार करने के लिए, वो क्या है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप याद रख लेंगे। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और एक हमारा वेग स्थिरांक का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक तो वेग स्थिरांक का हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये 2 हमारी फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। दूसरी बात, तीसरी आपको सबसे डिफिकल्ट पोजीशन कब आएगा, जब गुणा भाग कराना, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा गुणा भाग की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस करने का भी अवसर मिलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, वहाँ से अपनी फिजिक्स की न्यूमेरिकल की, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। और ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का ओनली आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी मटेरियल होते हैं स्टडी, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, टेलीग्राम जो इंस्टा है वहाँ पे अगर हमें चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आवश्यक कोई बातें हैं तो आप हमें एक्सप्लेन करके वहाँ पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप एक्सप्लेन करके अच्छे से कोई भी बातें बताते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं कि भैया हाय कर दिए, हेलो कर दिए, तो उससे क्या फ़ायदा। आपको कोई बातें पूछनी है वो पूछिए, तब तो आपको रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।